हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो एग्ज़ाम 2020 केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 150 तक का है, जो कि पार्ट 4 केमिस्ट्री है। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैंने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए थे 115 तक के। जितने भी व्यूवर्स वीडियोस को देखते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स या लाइक्स मेरा मोटिवेशन करते हैं और मुझे नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोज़ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ। हो सकता है कहीं कहीं आपको विजिबिलिटी या साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप ईयरफोन का यूज करके थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और अगर विजिबिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल वीडियो मेकर। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी हिंट कहीं से मिल जाता है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको ज़रूर देखें। हो सकता है आपके आने वाले स्टेट में इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो अब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। Here question is, for the non-stoichiometric reaction 2A plus B changes to C plus D, the following kinetic data were observed in 3 separate experiments at 298 Kelvin. Initial concentration of reactant A, initial concentration of reactant B, and initial rate of formation of C. C is product. Here we can see that when the concentration of A has no changes, then the formation of C has no changes. When the concentration of A goes 0.2 molar, then the concentration of C also goes double. But we can see that concentration of B, when changes, there is no effect on the formation of C, and when it reduces, there is no effect on the C. That's why we can say that the concentration of formation of C only depend on the initial concentration of A, not on B. यहाँ पर जो हमारे C का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी जो कंसंट्रेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A पर डिपेंड कर रही है, B पर डिपेंड नहीं कर रही है। B की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उस पर कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, अगर वो सेम है तो सेम रहे और डबल हो जाए तो कंसंट्रेशन भी डबल हो जाए, दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। here concentration of C is directly proportional to concentration of A, not on B. अदर केसेज में B पर भी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, द शेप ऑफ कॉपर टेट्रामोनियम सिलिकेट इज। टेट्रामोनियम क्यूप्रेट सिलिकेट की हमें यहाँ पे शेप बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हमें अगर शेप निकालनी है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए 29। उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d9। फिर हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, डेट विल बिकम +2, एंड अकॉर्डिंग टू +2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएंगे आउटर शेल में से, जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d9 बचेगी। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसकी 3d 4s 4p, जिसमें 3d क्या है आपके 9 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड है, एक जो है यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका। 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। अब क्या होता है, जो 3d का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है 3d से 4p में। तो 3d से 4p में ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे, 3d पहले लिखेंगे, 4s बाद में लिखेंगे, 4p बाद में। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 4p में चला गया था। अब ये आपका जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, तो जो आपका अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, वो एक तो 3d में करेगा, एक पेयर 4s में करेगा और 2 पेयर आपके 4p में करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, dsp2।
DsP2 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करेगी। Tetra the shape of tetra ammonium copper sulfate is square planar. Next question is consider the following ionization reactions with reference to boron. यहाँ पे हमें करेक्ट आयनाइजेशन बतानी है कि बोरॉन के केस में जो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन है, सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन है, उनके एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यूज आपको लिख के दिखाई, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन होती है 801 की, सेकंड होती है 2427 की, थर्ड होती है 3659 की। ओके, अगर इन एनर्जीज को हम देखते हैं तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके लिए A+ बनेगा, A+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, A2+ बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या देगा हमें, A+3 देगा। अब यहाँ से ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि A1 की सबसे कम और A3 की सबसे ज़्यादा होगी, करेक्ट ऑर्डर होगा 3। लेकिन ये डाटा हमें लर्न नहीं होता है, इसको याद नहीं रखते, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के साथ इंक्रीज होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। देखिए जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन जैसे 2p1 है, यहाँ पे मैंने बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना इजी है। अगर इसको एनर्जी दी जाएगी, सफिशिएंट एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कम्प्लीटली फील्ड शेल बनाएगा अपना 1s2 2s2। लेकिन सेकंड के लिए जब आप एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो ये क्या है, स्टेबल है, 2s2 स्टेबल है फुल फील्ड होने की वजह से, तो इसको हायर एनर्जी चाहिएगी अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। फिर थर्ड केस में 1s2 2s1 हो जाएगी, यहाँ पे हाफ फील्ड हो जाएगा 2s, उसके लिए हाफ फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे देखे जाए तो। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड केस की अगर हम बात करें उस केस के लिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका रिमूवल होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कम होती जाएगी, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन उनके ऊपर बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी का नीड बढ़ता जाने से आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट के निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम्स हैं उनका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर हमें देखना होगा उनके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके केस में उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है n × n+2 स्क्वायर रूट। यहाँ मैग्नीज के लिए देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कैलकुलेट नहीं करनी आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आती है तो आप यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +3 आएगी। यहाँ पे 3d4 आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 4 के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो साइनाइड आयन है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करेगा, आते ही इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। आफ्टर पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर हम आयरन हेक्सासाइनों की बात करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, आयरन की कितनी आएगी, +3 आएगी। +3 आएगी तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो 3d5 आ जाएगा। 3d5 के लिए 5, n का वैल्यू 5 हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर पेयरिंग की बात करें तो अगर पेयरिंग होती है साइनाइड आयन के केस में तो n का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम बात करते हैं हेक्साफ्लोरो वाले की। हेक्साफ्लोरो के केस में फिर से देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 ही रहेगी।
अरेंजमेंट करेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वीक फील्ड है, वीक फील्ड होने से ये आपका क्या पेयरिंग नहीं करवाएगा और n का वैल्यू 5 का 5 ही रह जाएगा। और जिससे यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंटम आप कैलकुलेट करेंगे 5 के लिए वो आएगा 5 × 5 + 2 7 7 × 5 35 √35 इज इक्वल टू 5.91 बोर मैग्नेटॉन। फिर हम कोबाल्ट हेक्साफ्लोरो की बात करेंगे। कोबाल्ट के केस में आपका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है, कॉन्फिगरेशन 3d6 रहेगी। 3d6 होने से n का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ पे और फ्लोरीन है, ये फिर से आपका वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो n का वैल्यू 4 ही रहेगा। तो देखिए फर्स्ट केस में n 0 था, सेकंड में n 1 था, थर्ड में n 5 था और फोर्थ में n 4 है। तो किसके केस में n का वैल्यू सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा n का वैल्यू हमारा है थर्ड वाले केस में, हेक्साफ्लोरोफेरेट के केस में। तो हमारा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम किसका होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 का होने वाला है। फर्स्ट के केस में n का वैल्यू कितना आया? 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 0 हो गए थे। 5 इलेक्ट्रॉन होने से पेयरिंग हुई, 1 बच गया। थर्ड केस में 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पेयरिंग के बाद कितने बन गए? सॉरी, आफ्टर 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4 बच गए। तो यहाँ पे मैक्सिमम n का वैल्यू था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2C ग्रेफाइट +3 हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू C2H6 गैस इज कोल्ड। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन के लिए, देखिए ग्रेफाइट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको इथेन देने वाला है। तो ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपका कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, डेट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट आपके कैटायन या मॉलिक्यूल्स किसी फॉर्म में हो सकते हैं, इन देयर मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 bar प्रेशर। और स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड के केस में आपका क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0 बाय डेफिनेशन। किसी भी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आप किसी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या आएगा? वो 0 आएगा। यहाँ पे जो आपका बात करते हैं हम रेफरेंस स्टेट की, रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या है? आपका ऑक्सीजन जैसे है वो एग्जिस्ट करता है ओजोन की फॉर्म में, एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। लेकिन मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा है इसका? O2। तो हमें हमेशा O2 के साथ ही लेकर चलना है जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। और कंडीशन वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल भी हम लेकर समझना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन गैस भी होता है और एटॉमिक हाइड्रोजन भी होता है। दोनों में स्टेबल कौन है? H2 गैस स्टेबल है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे? H2 गैस लेके चलेंगे जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट चूज कर रहे हैं तब। ओके, तो यहाँ पे इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में आप क्या करते हैं? आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, उनके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हो। उस टाइम पे जो एनर्जी की नीड होती है, रिलीज होती है, वो क्या होती है? आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने के टाइम पे जो आपका चेंज इन एनर्जी आता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो चेंज क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाता है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं या सॉलिड को लिक्विड में किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी चेंज होता है डेट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। Now question number 121, trichloroacetaldehyde CCl3CHO react with chlorobenzene in the presence of sulfuric acid produces। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। Now see solution। trichloroacetaldehyde CCl3CHO react with chlorobenzene in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपका क्वेश्चन था। TDT प्रोड्यूस करेगा। आप इसका 1 मोल लेंगे, इसका 2 मोल लेंगे, वाटर रिमूवल होगा यहाँ से, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन,
2 मॉलिक्यूल है तो एक एक हाइड्रोजन ये रिलीज करेंगे, तो एक कार्बन का बॉन्ड एक बेंजीन से, दूसरे का दूसरे बेंजीन से, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे और आपका DDT बन जाएगा। DDT का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये आपका जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला इससे मैच करता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। हेयर क्रीम सोल है, जेल है, इमल्शन है या सॉलिड सोल है, इनके बारे में बताना है हमें। तो जो हमारा हेयर जेल होता है डेट इज ए टाइप ऑफ इमल्शन, इमल्शन जिसके अंदर डिस्पर्जल फेज आपका लिक्विड रहता है और डिस्पर्जल मीडियम भी लिक्विड रहता है, जिसके अंदर आपके मिल्क और हेयर क्रीम्स आते हैं। बाकियों की बात भी हम कर लेते हैं। जेल, जेल के अंदर फेज आपका लिक्विड रहता है और आपका जो मीडियम है वो सॉलिड रहता है। सॉलिड के अंदर हम लिक्विड को डिजोल्व करते हैं, चीज, बटर, जेली जिसके एग्जाम्पल है। सोल की बात करें तो सॉलिड इन लिक्विड, और एरोसोल की बात करें तो सॉलिड इन गैस। तो सोल के केस के एग्जाम्पल क्या है, पेंट, सेल्फ फ्लूइड्स, और एरोसोल के डस्ट एंड स्मोक्स। क्वेश्चन नंबर 123, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉस्फीन। इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। इट इज लेस पॉइजनस देन अमोनिया, बॉन्ड एंगल ऑफ फॉस्फीन इज ग्रेटर देन अमोनिया, एंड इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारा फर्स्ट वाला ही है कि फॉस्फीन जो है अमोनिया से लेस स्टेबल है, क्योंकि हमें पता है अमोनिया जो है अपनी सीरीज में अपने ग्रुप के अंदर सबसे हाईली क्या है, वो ऐसा हाइड्राइड है जो हाईली बेसिक है। ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज छोटा है फास्फोरस से, और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है एज कंपेरिजन टू फास्फोरस, and has maximum electron density on nitrogen, so ammonia is more basic than phosphine. अगर टॉक्सिसिटी वाला पॉइजनसनेस की बात करें तो फॉस्फीन जो है वो हाईली टॉक्सिक गैस है जिसमें, और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ फास्फोरस इन फॉस्फीन, electronegativity decreases. As a result, the force of repulsion between bond pair and bond pair decreases. Also, bond angle is less than in ammonia. और जो फोर्थ ऑप्शन था जो कह रहा था इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, फॉस्फीन के लिए कह रहा था, तो फॉस्फीन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करती है। कैसे करती है? फॉस्फीन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट रेडली रिड्यूस एरोमेटिक नाइट्रो एंड सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप्स। Phosphines are easily oxidized to phosphine oxides. That's why ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 रॉन्ग हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हमें। तो ऑप्शंस यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए क्या क्या है, फिर उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं कार्बन जो है, ये वाला कार्बन ये सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है, ये वाला कार्बन भी टर्शरी, और ये वाला कार्बन जो है आपका प्राइमरी कार्बन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमें पता है जो कार्बोकेटाइन होता है वो कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी का नंबर आता है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप्स का नंबर आता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टर्शरी है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही टर्शरी हैं।
अब हमें यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग एंड मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, उसको मोर पॉजिटिव बनाएंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, अगर यहाँ पे C पॉजिटिव बन रहा है टर्शियरी कार्बोकेटाइन तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला केस जो है हाईली स्टेबल होगा। देन नंबर आएगा सेकेंड वाले का। फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंडरी होने की वजह से ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी शो करेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। और सबसे लास्ट में प्राइमरी वाले का नंबर आएगा। तो ऑर्डर हमारा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125, हाउ मैनी प्रोटॉन NMR सिग्नल विल बी ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली इन द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को हमें गिवन है, इनके अंदर हमें NMR सिग्नल्स बताने हैं। लेट्स सी इन द फर्स्ट कंपाउंड CH3, CCH3, OCH3। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ प्रोटॉन चेक करने, टाइप जितने टाइप का हमारा प्रोटॉन होगा उतना ही टाइप का हमें प्रोटॉन NMR सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मिथॉक्सी एक टाइप का प्रोटॉन ये हो गया और बाकी ये तीनों टाइप के प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट में एक टाइप ही हो गया। 2 टाइप के प्रोटॉन हुए, 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। सिलिकॉन के अराउंड मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो चारों मिथाइल ग्रुप का इन्वायरमेंट सेम है तो एक ही टाइप का वहाँ पे हमें सिग्नल मिलने वाला है। इस केस में अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमें यहाँ पे दिया है, इस केस की अगर हम बात करें तो आपको इसको प्लेन की तरह कंसीडर करना होगा। जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ के ऊपर और हाथ के नीचे इस तरीके से आप इस रिंग को आप ऐसे हाथ के, जैसे मेरा हाथ है ऐसे रिंग को कंसीडर कीजिए। इस पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन जो है अगर आप उसको ऊपर की तरफ समझ रहे हैं तो 2 प्रोटॉन यहाँ पे ऊपर की तरफ होंगे और अगर आप इस हाइड्रोजन को नीचे समझ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन नीचे होंगे। तो इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू इस वाले कार्बन का जो प्रोटॉन है इसका नेचर डिफरेंट होगा। जो ये 2 ऊपर वाले हैं इसका क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू नेचर डिफरेंट होगा और इस क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू जो ये नीचे 2 हैं इनका भी नेचर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटॉन हमारे 3 हो जाएंगे, 3 हमें NMR सिग्नल मिलने वाले हैं। और डी केस में अगर हम बात करें तो एक तो हमारा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं तो इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है 2। और एक जो हमारे बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स हैं उनका नेचर पे अगर प्लेन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए था, बट यहाँ पे पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक ही तरह का सिग्नल शो कर रहे हैं। तो टोटल बेंजाइल अल्कोहल के अंदर हमारे जो प्रोटॉन की टाइप्स है वो 3 टाइप्स की हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर हो जाता है सिग्नल्स का 2133। 2133 लास्ट में कहीं भी नहीं है, मैक्सिमम 2 दिया है तो फर्स्ट वाला केस हमारा राइट जाता है 2132 वाला। लेकिन ये क्योंकि लास्ट में 3 सिग्नल मिल रहे थे और 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं थे इसलिए एचटेट ने इस क्वेश्चन को बोनस पॉइंट वाला क्वेश्चन कंसीडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, द आईयूपीसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। यहाँ पे हमें आईयूपीसी नेमिंग करनी है गिवन कंपाउंड की। तो आईयूपीसी नेमिंग करने के लिए देखिए किस तरीके से हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या होगा, नंबरिंग होगा चेन का। और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट लगा है। तो यहाँ पे एक क्लोरो लगा है और एक ब्रोमो लगा है। तो यहाँ पे 4 नंबर पे ब्रोमो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, 2 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल। 4 पे आपका डबल बॉन्ड है तो हेक्स 4 इन और 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो हेक्स 4 इन अल हो जाएगा। अब हम आर और जेड कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। आर होगा, एस होगा या जेड होगा या ई होगा, किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आर और एस की बात करते हैं। आर का मतलब होता है रेक्टस, जिसका लैटिन में होता है राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, जिसका लैटिन में मतलब होता है लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन तब की जाती है जब हमारा कोई जो कार्बन है कायरल कार्बन हो, स्टीरियो सेंट्रोजेनिक कार्बन हो। जब आप किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हो जहाँ पे आपको वेज या डैशेज लाइन दिखाई दे रही हो तो आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम होता है वो, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम इज नॉट ऑन डैश लाइन के ऊपर नहीं है तो हमें उस लोअर प्रायोरिटी एटम को डैश लाइन के ऊपर लेके आना है। और वो डैश लाइन क्या इंडिकेट करती है, डैश लाइन इंडिकेट करती है कि जो आपका एटम है वो अवे फ्रॉम व्यूअर है।
और अगर ऐसा नहीं है, अवे फ्रॉम व्यूअर नहीं है लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम, तो हमें वो मॉलिक्यूल रोटेट करना पड़ता है और उसको रोटेट करवा करके लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम को हमें डैश लाइन पर लेके आना पड़ता है। फिर से भी एक बार पढ़कर आपको रिपीट कर देती हूँ। व्हेन लुकिंग एट ए प्रॉब्लम विद वेजेस एंड डैशेस, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम इज नॉट ऑन द डैश लाइन पॉइंटिंग अवे, द मॉलिक्यूल मस्ट बी रोटेटेड। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कार्बन जो है स्टीरियोजेनिक कार्बन है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इस ग्रुप को एक्स टाइप का ग्रुप मान लीजिए कोई, और ये क्लोरीन है और ये CHO लगा है। तो मैंने बड़ा ग्रुप एक्स टाइप का कंसीडर करके आपको थोड़ा जस्ट बताया है यहाँ पे। अब हम इनके अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी डिस्कस करते हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे कार्बन लगा था, तो यहाँ पे कार्बन ही है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसका प्रायोरिटी 1 हो गया। ये दोनों कार्बन थे, इस कार्बन के ऊपर आपका देखिए दूसरा क्या लगा है, हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन इस पर एक ऑक्सीजन लगा है, इसलिए इसका प्रायोरिटी 2 नंबर का हो गया और इसका प्रायोरिटी 3 नंबर का हो गया। आगे फर्दर कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या है, 4 है, लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन के ऊपर नहीं है, जो व्यूअर से अवे का इंडिकेशन देता है, इसलिए हमें ये मॉलिक्यूल रोटेट करना होगा, रोटेट करके इसको यहाँ पर लेके आना होगा और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होगी। या फिर यहाँ पे सिंपल सा रूल ये है कि आप इसी के अकॉर्डिंग, जैसा मॉलिक्यूल है वैसे के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, इसकी डायरेक्शन चेक कर लीजिए, रोटेशन डायरेक्शन क्या है। तो 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, 1 2 3, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये वाली होगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, एस होता है। एस का जस्ट आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स में आपका क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अदरवाइज आपको लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और जस्ट फिर चेक करना पड़ेगा। तो हमारे एस्टेट के लिए कम टाइम रखते हुए ये ट्रिक सबसे अच्छा है कि एज इट इज़ मॉलिक्यूल का निकालिए, और वो लोवेस्ट प्रायोरिटी पे नहीं है तो जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए। जो वेज लाइन होती है वो आपको टुवर्ड द व्यूअर इंडिकेशन देती है कि मॉलिक्यूल आपका टुवर्ड द व्यूअर है। अब बात करेंगे ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन की। ई एंड जेड के लिए आप जब भी आपका कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है तब आप जैसे सिस ट्रांस करते हो, वैसे ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। जेड का मतलब होता है जूसामैन, जिसका लैटिन में मतलब होता है टुगेदर, और ई का मतलब होता है एंटीजन, जिसका मतलब होता है अपोजिट। अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे जब आपका डबल बॉन्ड लगा है तो आपके 2 मॉलिक्यूल किस तरीके से अटैच हैं। इसके ऊपर आपका क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा और एक हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन और कार्बन। इधर वाले पे एक ब्रोमीन लगा और एक कार्बन लगा है, तो इधर ब्रोमीन और कार्बन। अब एक मॉलिक्यूल के लिए, एक कार्बन के लिए आप देखिए इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, 1 वाले की। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो ज़्यादा प्रायोरिटी। और बी वाले कार्बन पे देखिए दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की। दोनों हायर प्रायोरिटी एक साइड पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी एक साइड पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, यानी टुगेदर। हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे, लोअर प्रायोरिटी वाले सेम साइड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जेड होगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 2 पे आपका आर आया था और 4 पे क्या आया था, जेड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। Next is question number 127. On addition of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold sol in the presence of 0.025 gram of starch, the coagulation is just prevented. The gold number of starch is, जो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज द अमाउंट ऑफ स्टार्च इन mg added to 10 ml standard gold sol which prevents the coagulation of gold on adding 1 ml of 10% NaCl solution। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए अमाउंट ऑफ स्टार्च कितना है हमारा, 0.025 ग्राम हमें दिया है, और कितने के अंदर दिया है, ग्राम को हम mg में कन्वर्ट करेंगे तो 25 mg के अंदर दिया है। इसलिए गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जस्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। या आपने क्या करना है, 1 ml सोल्यूशन
10% NaCl का 10 ml गोल्ड सोल के अंदर प्रेजेंट है कितना 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 128, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स स्मेल ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन स्मेल ये देता है। इसके लिए थोड़ा सा और डिस्कस हम कर लेते हैं। ये जो है आपका एस्टरिफिकेशन से है क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट है ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, और इसको हम मिथाइल सैलिसिलेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसका अनायन होता है सैलिसिलिक एसिड का वो सैलिसिलेट की तरह जाना जाता है। अनायन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज नोन एज सैलिसिलेट एंड जो ग्रुप इससे अटैच है विच गेट अटैच विद द मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगी जब सैलिसिलेट आयन पे, तो यहाँ पे आपका जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होने लगेगा। मिंटी ऑर्डर इसमें आता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, टूथपेस्ट, परफ्यूम्स और में ये यूज किया जाता है। फ्रेगनेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं, और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये एस्प्रिन की तरह काम करता है, पेन रिलीवर की तरह या एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या है, वो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट है। 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट इज द ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, क्योंकि इसमें से विंटरग्रीन जैसी स्मेल आती है। और जो विंटरग्रीन प्लांट है उसके अंदर जो आपका मेन कंपोनेंट पाया जाता है वो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 129, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें गिवन है, इसका हमें प्रोडक्ट बताना है, हमें क्या मिलने वाला है। ये रिएक्शन एक तरीके से डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है देखा जाए तो, जिसको हम सोडियम नाइट्रेट और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं एन मिथाइल एनिलीन को। एन मिथाइल एनिलीन in the presence of sodium nitrate and HCl gives the product this one product। यहाँ पे जो N के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है वो मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। यहाँ से एक H निकल जाएगा, और जो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप आपका NO की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl से, और एक हाइड्रोजन ये वाला आपका मिलकर वाटर और NaCl यहाँ पे रिलीज करेगा साथ। वाटर प्लस NaCl, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक ऑक्सीजन ये तो वाटर बना देंगे। Na और Cl मिलकर NaCl बना देंगे। तो आपका मेन कंपोनेंट ये रहने वाला। तो आपका प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर हमें बताना था, डेट विल बी ऑप्शन नंबर 2। वन मोर थिंग, इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन रहने वाली है वो होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन बैंड आर ऑब्टेन्ड इन आयर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है और आयर स्पेक्ट्रम बैंड्स हमें गिवन है। हमें कंपाउंड की पहचान करनी है, क्या कंपाउंड होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग बैंड हमें मिल रहा है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो कि किसके लिए होता है, OH के लिए होता है। OH बॉन्ड है इतनी फ्रिक्वेंसी पे जो आपको मिलता है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन की वजह से मिलता है। मीडियम इंटेंसिटी बैंड एट 2965 पे मिल रहा है हमें। स्ट्रॉन्ग बैंड मिल रहा है 2920 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और एक हमें मिल रहा है, एक बैंड हमें मिल रहा है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जो 1000 से 1100 के बीच का बैंड होता है वो CO बैंड होता है। CO तो देखिए CO सभी में आ रहा है एक एक बैंड, लेकिन इसमें 2 बैंड आएंगे।
2 CO बैंड आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल तो यहीं हट जाता है क्योंकि एक बैंड की बात की है यहाँ पे। उसके बाद हमें एक OH बैंड मिल रहा है। एक OH बैंड की बात करें तो यहाँ पे तो 2 OH हो जाएंगे, OH 2 है ना, OH बैंड 2 हो जाएंगे, OH हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो 2 H हो गए ना, एक H इधर एक H इधर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहीं कट जाता है। तो हमारा बचा एक OH वाला ये और एक CO वाला। यहाँ पे 2 CO बैंड मिल रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतने से ही हमें पहचान हो जाती है। उसके बाद हम अगर देखें ये बैंड किसकी वजह से हैं, ये बैंड हमारे हैं कार्बन हाइड्रोजन बैंड्स, CH बैंड्स, जो मीडियम इंटेंसिटी और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी पे मिलते हैं, जो कि लेस देन 3000 होते हैं। CH बैंड कहाँ मिलते हैं, लेस देन 3000। मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप की वजह से ये बैंड हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी और हाई मीडियम इंटेंसिटी के बैंड देखिए, ये जो ग्रुप है CH2 और CH3 ऑक्सीजन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जस्ट पास वाला और दूर वाले, दो तरीके के हैं, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा मीडियम और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के 2 बॉन्ड मिल रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें ये 4 कंपाउंड्स दिए हैं, हमें इनका क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे इन कंपाउंड्स के लिए हम एक तरीके से देख लेते हैं इनका सॉल्यूशन एक बार, फिर हम इनको ऑप्शन की तरफ चलेंगे। हमारे कंपाउंड हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं। यहाँ पे जो ये है, यहाँ इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेटेड है डायरेक्टली इन द बेंजीन रिंग, इसलिए ये लेस अवेलेबल होगा, ये हाइड्रोजन जो है लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। ये है एन हेक्सेन, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पेयर का कोई भी कंजुगेशन नहीं हो रहा है, लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेगा डोनेशन के लिए, जबकि बाकी में डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन हो रहा है, वो लेस बेसिक रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा मोस्ट बेसिक वाला आ जाएगा, अनकंजुगेटेड सिस्टम आ जाएगा, एन हेक्सेन वाला। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले की। यहाँ पे लोन पेयर हैं, लेकिन ये लोन पेयर भी आपके क्या हैं, इतने ज़्यादा कंजुगेशन में नहीं है। नाइट्रोजन नॉट इन कंजुगेटेड सिस्टम, और यहाँ पे एनिलीन है, जो एनिलीन के अंदर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन है, इसमें लेस कंजुगेशन है। तो सेकंड नंबर पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा वो किस केस में रहेगा, इस केस में रहेगा। तो थर्ड वाला आपका थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड फोर्थ, और सेकंड वाले से लेस बेसिक हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करें जिनके लोन पेयर आपके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कंजुगेशन में है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली रिंग में कंजुगेटेड है, और यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली रिंग के साथ कंजुगेशन में है ये। तो ये आपका जो आपका जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला आपका थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपैरिजन टू फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला आपका लिस्ट बेसिक होगा। तो करेक्ट ऑर्डर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट हो जाएंगे। तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा स्ट्रेंथ का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट वाला होगा। ऑप्शन नंबर 4 is right here. Which of the following statement about the interstitial compound is correct? Question number 132. They have higher melting point than the pure metal. They retain metallic conductivity. They are chemically reactive. They are much harder than the pure metal. इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटेलिक लेटिस होता है, इस मेटेलिक लेटिस के यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं प्लेस्ड, जो कि लार्जर इन साइज होते हैं, जिन्हें हम प्योर मेटल कहते हैं। और इन ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है, इन गैप्स में छोटे छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन या नाइट्रोजन टाइप के एटम आकर के बैठ जाते हैं।
तो इन वैकेंट स्पेस में इंटरस्टिशियल साइट्स पर जब एटम आकर बैठ जाते हैं उस टाइम पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है डेट आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ खास तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं प्योर ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में। ये प्योर ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्डर होते हैं और ये अपने ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मेटेलिक कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, लेकिन ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये अपने प्योर मेटल के कंपैरिजन में इनर्ट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, द pH ऑफ ब्लड 7.26 to 7.42 इज मेंटेन्ड बाय बफर। जो ब्लड pH है इनमें से कौन सा बफर सोल्यूशन, ये चारों ही बफर सोल्यूशन है, लेकिन कौन सा बफर सोल्यूशन हमारे ब्लड की pH को मेंटेन करेगा, तो डेट विल बी कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन वाला बफर सोल्यूशन जो होगा वही हमारे ब्लड की pH को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको शो कर देती हूँ, बट मैं उसकी रीडिंग या उसको नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134, पेन का फुल फॉर्म हमें बताना है। डेट विल बी पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन थर्माइट प्रोसेस। इनमें से कौन सा रिएक्शन थर्माइट प्रोसेस में यूज नहीं होगा। अगर इन चारों रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम यूज किया गया है, बट इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया गया है। तो ये थर्माइट प्रोसेस के अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर डिटेल में हम इसको देखते हैं तो एक बार जस्ट देख, थर्माइट प्रोसेस को वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल बाय रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल्स यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर। The aluminium act as a reducing agent here and the reaction is exothermic type reaction. यूज क्या है इस रिएक्शन के, ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्रोकन पीसीज को जोड़ने के लिए। वो ब्रोकन पीसीज किसी आयरन ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं जैसे ग्रीडर्स, रेलवे ट्रैक्स या क्रैक्ड मशीन्स के। एग्जाम्पल्स में जैसे आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट करेंगे, इग्नाइट करेंगे विद बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, तो हमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेंगे हीट करने पे। इसी तरीके से क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम को 3:1 रेशियो में लेकर हीट करेंगे सेम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन से, तो हमें यहाँ पे क्रोमियम मेटल मिलने वाला है, साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज होगी। तो डेफिनेशन से क्लियर है, हमें एल्युमिनियम पाउडर लेके चलना है, ना कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड तो एज ए प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो थर्माइट प्रोसेस की रिएक्शन कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ हमें रिएजेंट दिए गए हैं और ये यूज एज टेस्ट रिएजेंट 4। ये रिएजेंट किस टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, HiO4, एल्कलाइन KMnO4, क्लोरोफॉर्म NaOH। ये टाइप के हमें रिएजेंट दिए गए हैं और यहाँ उनकी रिएक्शंस या किस के लिए वो पहचान के लिए यूज किए जाने वाले वो दिया गया है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट थोड़े से भी अगर ध्यान लगा के देखा है तो आपको क्लियरली आपका आंसर मिल जाएगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एल्डिहाइड्स के लिए यूज किया जाता है। और जो आपका पर आयोडिक एसिड है, दिस इज पर आयोडिक एसिड, दिस विल बी यूज फॉर विसिनल OH ग्रुप डिटेक्शन। विसिनल या 1,2 OH ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। और जो आपका एल्कलाइन KMnO4 होता है वो डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH विल बी यूज फॉर प्राइमरी अमाइन टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस चेक कर लें। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 137,
1-phenyl 2-chloropropane on treating with alcoholic KH gives mainly 1-phenyl 2-chloropropane को हमें अल्कोहलिक KH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलने वाला है 1-phenyl propene. Let's see its reaction. 1-phenyl 2-chloropropane plus alcoholic KH will give 1-phenyl propene. यहाँ पे जो आपका KOH है ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होकर रिएक्ट करता है और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल आयन जो है एज ए बेस काम करता है. हाइड्रोक्सिल सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से इस कार्बन से और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. और जो आपकी बाकी की रिएक्शन है फिर वो इस तरीके से शिफ्ट होगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, इसलिए यहाँ से क्लोरीन का रिमूवल होगा और क्लोरीन आयन और पोटाशियम आयन मिलकर क्या बनाएंगे, आपका KCl बनाएंगे. ये रिएक्शन की टाइप है. दिस इज टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 138. यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिया है. HBr की प्रेजेंस में आपका कोई प्रोडक्ट A बनेगा, उसको KCN से रिएक्ट कराएंगे, B बनेगा, हीट करेंगे C इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक आयन. तो आपको C बताना है यहाँ पे क्या होगा हमारा. तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है डेट इज फिनाइल इथेनोइक एसिड. जब आपका ये रिएक्टेंट HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका वाटर रिमूवल के साथ एल्काइलेशन हो जाएगा और बनेगा C6H5CH2Br. फर्दर जब हम इसको KCN से रिएक्ट करवाएंगे, KCN जो है आपका आयनिक इन नेचर है, आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और इसका आपको मिलेगा C6H5CH2Cn और यहाँ से KBr आपका रिमूव हो जाएगा. यहाँ से आपको एल्काइल साइनाइड मिल जाएंगे या आपको कहे अल्केन नाइट्राइल्स मिल जाएंगे. अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल्स फर्दर हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक आयन आपको देंगे C6H5CH2 और ये साइनाइड आयन आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा फिनाइल इथेनोइक एसिड. दिस इज फिनाइल मिथेनॉल. क्वेश्चन नंबर 139. H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर बिकॉज H2S ज्यादा एसिडिक है वाटर से, क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, HS बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू HO बॉन्ड, HO बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू HS बॉन्ड. देखिए एसिडिक कौन ज्यादा होगा, जो अपना प्रोटॉन इजिली डोनेट कर देगा. तो यहाँ से HS बॉन्ड जो है वो वीकर होगा, तभी वो अपना जो हाइड्रोजन है उसको इजिली वहां से निकाल पाएगा और ज्यादा एसिड की तरह बिहेव कर पाएगा एज कंपेरिजन टू HO बॉन्ड. और देख भी सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, या आप कहें कि ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. दैट्स व्हाई H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर. Question number 140. An organic compound having molecular formula C3H6O gives triplet at 105 ppm, quadret at 2.3 ppm and singlet at 9.7 ppm in NMR spectroscopy. It is structure of which type of compound? देखिए हमें molecular formula दिया है, हमें एक ट्रिपलेट मिल रहा है और एक क्वाड्रेट मिल रहा है. ट्रिपलेट किसकी वजह से मिलेगा, 2 हाइड्रोजन की वजह से, और क्वाड्रेट किसकी वजह से मिलेगा, 3 हाइड्रोजन की वजह से मिलेगा. एंड सिंगलेट एट 9.7 ppm, और ये सिंगलेट हमें पहचानना है इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे किसकी वजह से है. यहाँ मैंने चारों जो आपको प्रोडक्ट ऑप्शन में दिए थे वो मेंशन किए हैं. देखिए ट्रिपलेट मिल रहा है हमें 2 हाइड्रोजन और क्वाड्रेट हमें 2.3 पे मिल रहा है, वो 3 हाइड्रोजन की वजह से मिल रहा है, 3H की वजह से. और सिंगलेट 9.77 पे जो है एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन की वजह से मिलता है. तो हमें एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन देखना है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में हमें एल्डिहाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा. दूसरी बात यहाँ पे जो हमने मिथाइल की बात की है, ये वाले जो हाइड्रोजन्स है ये मिथाइल हाइड्रोजन्स है और ये हमारा जो है ये मिथाइलिन हाइड्रोजन्स है. जस्ट अटैच वाले मिथाइल और उसके बाद वाले मिथाइलिन. और यहाँ पे हमें अदर ऑप्शंस में हाइड्रोक्सिल्स हैं हमारे पास जिनका जो ppm वैल्यू है वो लेस देन 5 होता है.
और यहाँ पे हमारा इथॉक्सी वाला ऑक्सीजन है, इथर वाला जिसको हम कह सकते हैं, जिसका जो हमें वैल्यू मिलेगा, सिग्नल मिलेगा वो 3.8 ppm पर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा CH3 CH2 CHO। दिस इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 141। Cesium bromide crystallizes in a body-centered cubic lattice. The unit cell length is 436.6 ppm. Given that atomic mass of cesium is 133 and that of bromine is 18 atomic mass unit, and Avogadro number being 6.023 into 10 raised to the power 23 per mole, the density of cesium bromide is, देखिए सीजियम ब्रोमाइड जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस के अंदर आ रहा है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस के अंदर सीजियम ब्रोमाइड के कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। तो यहाँ पे जो हम डेंसिटी निकालेंगे वो 2 एटम्स के लिए निकलेगी, और हमें किसकी बतानी है? एक सीजियम ब्रोमाइड की बतानी है, इसलिए हम टोटल डेंसिटी को 2 से डिवाइड करने वाले हैं। अब देखते हैं डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ये हमें ऑप्शंस गिवन है। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है Z/m/a³ n, जहाँ पे Z तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन सीजियम ब्रोमाइड, और सीजियम ब्रोमाइड किसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। और यहाँ पे हमारे पास m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 133 सीजियम के लिए है और 80 ब्रोमाइड के लिए, तो टोटल हो जाएगा 213। एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी ए हमारा क्या है? यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ कितना गिवन हमें? 436.6 pm, और इस पिकोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यूनिट लेंथ का हम क्यूब करेंगे और सारी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। एन ए हमारा एवोगैड्रो नंबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगा 8.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे कि मैंने बताया था ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आएगा आपका वैल्यू। तो ये आपकी जो डेंसिटी है 2 एटम्स के लिए है। इसको हम सिंगल एटम की डेंसिटी बतानी है, हमें यूनिट सेल की डेंसिटी बतानी है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा हमारा 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे राइट आंसर होगा। डेट इज ऑप्शन नंबर 4, 4.25। Let's see question number 142. Product formed in the following pericyclic reaction will be. This is a pericyclic reaction. And इस pericyclic reaction के अंदर हमें A बताने क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। These are 4 options. pericyclic reaction की कई सारी टाइप्स हमारे पास हैं, जिनमें से एक टाइप होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगी, एक ही मॉलिक्यूल होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिनके पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा इन एन ओपन कंजुगेटेड सिस्टम। और वो सिस्टम कैसा होगा? ओपन कंजुगेटेड सिस्टम होगा। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक प्रोडक्ट। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो वो सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा विद अ न्यू सिग्मा बॉन्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ पाई बॉन्ड। और एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा प्रोडक्ट के अंदर, किसके लॉस पर? पाई बॉन्ड के लॉस पर। तो देखिए यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है। तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 पाई बॉन्ड थे जो वो एक सिंगल पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। एक पाई बॉन्ड का लॉस होकर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो ये आपकी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के एक टाइप है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हेयर। ऑप्शन नंबर 4 and 1 look similar, but here the difference of position of double bond. So आप इस चीज को अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन को फिनोलेट आयन भी कहते हैं, और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें गिवन है। तो उनमें से बताना है कौन सा स्ट्रक्चर फिनोलेट आयन के लिए या फिनोक्साइड आयन के लिए नहीं होता।
तो यहाँ से जिन बच्चों को फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से माइंड में है वो देखते ही बता देंगे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मेटा पोजीशन पर नहीं आता कभी भी, हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। इसलिए नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। मैं आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट है जहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आते हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देता है। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आता है, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड पे आता है और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, फिर नेगेटिव यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड अपना वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन को दे देगा। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं फिनॉक्साइड आयन के, जिनमें आप सभी में देख सकते हो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे है, और 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 144। कंसीडर ferric chloride in water is basic, ammonium chloride in water acidic, ammonium acetate in water acidic, sodium carbonate in water is basic। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो कॉम्बिनेशन गिवन है उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। Which is not correctly matched? B D only B, A and C only D। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार अपने क्वेश्चंस को। जो फेरिक क्लोराइड वाटर के अंदर होता है वो ब्राउन एसिडिक एंड कोरोसिव सोल्यूशन बनाता है, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये बेसिक यहाँ पे गिवन है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट, एसिडिक होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड इन वाटर माइल्डली एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक वाला राइट है यहाँ पे। अमोनियम एसिटेट इन वाटर, अमोनियम एसिटेट जो है एक सॉल्टी नेचर का होता है, जो कि वीक एसिड और वीक बेस के आयंस को रिप्रेजेंट करता है वाटर के अंदर। अमोनियम एसिटेट, अमोनियम वीक आपका बेस से है और एसिटेट आपका वीक एसिड से है, तो ये एक सॉल्टी नेचर का होता है, ओनली एसिडिक नहीं होता। और ये भी इसलिए आपका रोंग हो जाएगा, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर होने चाहिए यहाँ पे, ये रोंग हो जाएगा आपका। और सोडियम कार्बोनेट इन वाटर बेसिक होता है। सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ पे हमें बेसिक नेचर मिलता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो समवट बेसिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे रॉन्ग वाले हैं ए एंड सी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे नॉट करेक्ट वाले मैच में आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 145। सोडियम फिनेट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म, सोडियम फिनेट को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे हमें मिलने वाला फिनाइल एसिटेट, फिनॉल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन एन aqueous sodium hydroxide solution to form phenyl acetate. The sodium hydroxide convert phenol to more nucleophilic phenoxide ion. फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, फिनाइल एसिटेट बनाने वाला है। Next is question number 146. When HCl gas is passed through saturated solution of common salt, pure NaCl precipitated because, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। When hydrogen chloride gas or HCl gas is circulated through the saturated solution, HCl and NaCl dissociate into their respective ions as NaCl ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में और HCl भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट्स हो जाएंगे ये। Then the concentration of chloride ion get increased
considerably in the solution due to ionization of HCl. Hence, ionic product of sodium ion and chlorine exceeds the solubility product of sodium chloride and therefore pure NaCl precipitated out from the solution. तो यहाँ पे रीजन हमारा क्या रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाती है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स की कंसंट्रेशन की, जिसकी वजह से जो प्योर सोडियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर. द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl sodium ion concentration, chloride ion concentration exceed the solubility product of NaCl. Question number 147. Which one of the following compound is most reactive toward SN1 reaction? जो SN1 रिएक्शन है उनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है क्या होगा. हमें ये कंपाउंड्स गिवन है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, और ये कार्बन हमारा टर्शरी है, और ये वाला कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो SN1 रिएक्शन के अंदर टर्शरी जो है मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल वाले होंगे. अब यहाँ पे 2 सेकेंडरी है तो दोनों में से हम देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा. वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसका कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा. यहाँ फिनाइल रिंग्स 2 हैं, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है, एक मिथाइल है. इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन करेंगे. बट यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शरी वाला होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट है. SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा. डिपेंड किस पे करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 148. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज राइट फॉर डायप्रोटिक एसिड. तो डायप्रोटिक एसिड के केस में जो राइट स्टेटमेंट होती है वो Ka1 ग्रेटर देन Ka2 होती है. डायप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, डायप्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि 2H+ आयन को डोनेट कर सकते हैं. H+ आयन कितने होते हैं उनके पास, 2 होते हैं, और उन दोनों को वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि H2SO4. तो जब वे फर्स्ट वाला H+ आयन डोनेट करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली डोनेट कर पाएंगे, इसलिए Ka1 का वैल्यू ज़्यादा होगा. बट सेकेंड H+ आयन जब ये डोनेट करेंगे तो इतना इजीली उसको डोनेट नहीं कर पाते, वहाँ पे डिफिकल्टी रहती है उसको डोनेट करने के लिए, इसलिए Ka2 का वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149. विच ऑफ द फ्लोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक. तो जिंक का कार्बोनेट और अगर हमसे पूछा जाता है डेट इज कैलामाइन. ये मैं अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में अच्छे से करवा चुकी है क्वेश्चन. दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन. जिंक के, आयरन के मैंने वहाँ पे और के बहुत सारे आपको बताए हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वो हैं, कार्बोनेट हैं या सल्फाइड्स हैं, किस तरीके के हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो वहाँ से आप इनको देख लीजिए डिटेल, अदरवाइज आप उनको दोबारा चेक कर लीजिए वीडियोस को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उस फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये जो आपका कंपाउंड है क्या देने वाला है, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें यहाँ पे. अगर इसका हम 1,3 अल्काइल शिफ्ट करेंगे, 1,3 अल्काइल शिफ्ट करना है हमें यहाँ पे, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. 3 वाला अल्काइल 1 पे लेके आना है, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. तो ये R यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 ये पहले से ही लगे हुए, एक R यहाँ पे आ गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो 1 2 यहाँ रहेंगे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा. तो 1,3 अल्काइल शिफ्ट में जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑप्शन नंबर 3 पर जाएगा आपका, जो कि आपकी एक सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगी. सिग्मा बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो रहे हैं.